माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। मेरा नाम एकता शर्मा है और मैं पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट टॉपिक को लेकर आती हूँ और बहुत ही इजी वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि अभी हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का सीरीज चल रहा है और इस पे मैं अभी भारतीय संविधान के निर्माण के टॉपिक पे डील कर रही हूँ। इसका मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इस पे मैं बता चुकी हूँ कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान सभा किसे कहते हैं, कौन कौन सी कमिटी है हमारे संविधान में। तो उन सभी चीज़ों पे मैं डील कर चुकी हूँ और बहुत ही ईजी वे में समझा चुकी हूँ। अगर अभी तक वीडियोज़ नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हो। तो आज इसका हम लोग पार्ट 3 करेंगे और आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण में एक टॉपिक है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो अगर आप बीए कर रहे हो तो उतना उस पर फोकस नहीं करना है, बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, लाइक आप नेट की तैयारी कर रहे हो या कोई भी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि किस तरह से भारतीय संविधान में एक प्रोसेस को अपनाया गया है उसके निर्माण के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थिंकर है उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझेंगे। तो चलिए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया हमारा टॉपिक, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने देख चुका है किस तरह से संविधान का गठन हुआ है, कौन सी उसकी समितियां हैं और किस तरह से उसमें और भी उसका कार्यकरण है या जो भी है सब चीज़ को डील कर चुके हैं। बट आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये प्रोसेस के ऊपर है और यहाँ पे एक मेन थिंकर है ग्रेनविल ऑस्टिन, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। क्योंकि मैं देख चुकी हूँ कि नेट पे भी इससे क्वेश्चन आते हैं और कोई भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो मे बी इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए अब इसे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है ना कि भारतीय संविधान में आदर्श प्रक्रिया अपनाई गई थी। देखा जाए तो हम लोग प्रोसेस को समझ चुके हैं, किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ है, किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ था। बट आज थोड़ा अलग है, इसमें हम लोग प्रोसेस पे जाते हैं सीधे और उस पर किस तरह से एनालाइज करके निकला है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे डील करेंगे। तो क्या हुआ, संविधान सभा में हम लोग देखे कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था, पर इसने अपने सदस्यों के बहुमत के आधार पर कोई निर्णय लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस की जो था उन सभी चीज़ों को उतना समझ नहीं पा रहा था और डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। और कई तरह की उस समय घटनाएं भी घट रही थी हमारे देश में और उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का भी दौर था, इसीलिए ये सभी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या है। ओके अब आ जाते हैं सीधे ग्रेनविल ऑस्टिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बड़े विचारक माने जाते हैं। इनका कहना है कि सहमति से निर्णय और समायोजन के सिद्धांत के द्वारा ही इस संदर्भ में निर्णय लिया गया। यानी कि जो कांग्रेस ने निर्णय लिया था वो कहीं ना कहीं सहमति से निर्णय और समायोजन के सिद्धांत के द्वारा लिया गया था। इन्होंने क्या किया, ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक एनालिटिकल अपना व्यू सामने रखा, किस तरह से संविधान निर्माण के समय जो प्रोसेस अपनाया गया था उसमें क्या चीज़ें रही थी। ठीक है, एक तरह से इन लोग बोल सकते हैं कि इसने विश्लेषण किया है। ठीक है, दूसरी चीज को देख लेते हैं, 2 इनका थ्योरी भी है और नेट में तो क्वेश्चन आ भी चुका है कि सहमति से निर्णय या समायोजन का सिद्धांत किसका है। तो आप देख लो ग्रेनविल ऑस्टिन का है और इसे डीपली समझते हैं क्या होता है सहमति से निर्णय, क्या होता है समायोजन का सिद्धांत। तो आ गया हमारा ये हो गया सहमति से निर्णय समायोजन का सिद्धांत। तो पहला आ गया सहमति से निर्णय यानी डिसीजन बाय कॉन्सेंट। इसमें है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर लिया, जैसे संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति। तो कहने का मतलब है, ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किए कि जिस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है उसे 2 पार्ट में बांट दिया। एक बोला कि पहले सबसे पहले सहमति हुआ है आपस में लोगों के बीच में, जितने भी लोग उस समय संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनके बीच में सहमति से निर्णय लिया गया। तो उसमें इन्होंने यह बताया कि जिस जो सहमति से निर्णय हो रहा था उस समय क्या हुआ, बहुत सारी कमेटी का गठन हुआ और ये बिल्कुल सच है। हम लोग देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में कौन कौन सी कमेटी का गठन किन किन लोगों ने किया है। तो एक जैसे एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं संघीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है, संघीय शक्ति समिति है और मौलिक अधिकार से जुड़े हुए भी समिति है। तो बहुत सारी समिति, तो कहीं ना कहीं इन समितियों का गठन करके हमें उन समय जो लोग थे उन लोगों ने आपस में डिसीजन लिया है और एक साथ उस चीज को समझने की कोशिश की है। तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग है, एनालाइज करते हुए इन चीजों को रख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है सहमति से निर्णय में
क्या हुआ कि इन समितियों की रिपोर्ट पर, जो भी समिति बनी थी उसके रिपोर्ट पर कांग्रेस की बैठक जरूर हुई है, मैं बता चुकी हूँ। इस पे खुलकर वाद विवाद होते थे, चर्चा परिचर्चा भी होती थी। अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, उस पर भी मैं बता चुकी हूँ किस तरह से 3 वाचन हुआ था, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तीसरा वाचन। तब जाके फिर राजीव गांधी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उसने हस्ताक्षर करके इसे स्वीकार किया था। तो इसी तरह जो जितनी भी समिति थी उस पर कांग्रेस की बैठक होती थी और उस पर वाद विवाद होते थे, और कहीं ना कहीं इस पे गैर कांग्रेसी सदस्य भी शामिल थे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गैर कांग्रेसी सदस्य कौन कौन थे, आपको या तो उसको मैच करना होगा या जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। तो आप नोट डाउन कर लो, गैर कांग्रेसी सदस्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, A.K. अय्यर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो थे आदि ये गैर कांग्रेसी सदस्य थे जो उस समय पार्टिसिपेट किए थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कि संविधान निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों ने, जो भी समिति बन रही थी उस समय, उन्होंने विभिन्न समुदायों, हितों और वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया था। यानी कि जो भी कमेटी का गठन हो रहा था तो उस समय जो समिति थी वो विभिन्न समुदायों से जुड़ी थी। जो वहाँ पे लोग थे वो विभिन्न समुदाय के थे, विभिन्न वर्ग के थे। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग के लोग उसमें शामिल हो गए, एक ही समुदाय के लोग शामिल हो गए, उसमें कई लोगों का मिला जुला असर था। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि उस समय जब सहमति से निर्णय लिया जा रहा था तो कहीं ना कहीं समुचित प्रतिनिधित्व भी लोगों के बीच में था। क्लियर है, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि किस तरह से सहमति से निर्णय लिया गया। जो निर्णय लिया था संविधान के निर्माण के लिए, कोई भी एक व्यक्ति ने अपना एक रिपोर्ट रेडी करके नहीं लिया, उसमें कई लोगों की भूमिका रही थी। और इस तरह से ग्रेनविल ऑस्टिन का कहना है कि जो संविधान का निर्माण हुआ है वो हमारा सहमति से निर्णय की जो थ्योरी है उसी के तहत हुआ है। एक थ्योरी हो गई। और दूसरी थ्योरी पे हम लोग आ जाते हैं, क्या था वो, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी ये बातें। ये जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने यहाँ पे सिर्फ विश्लेषण करते हुए इन चीज़ों को रखा है, ठीक है, ऐसा उनके विचार के अकॉर्डिंग है। तो हम लोग आ जाते हैं दूसरा, समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट में। इसमें क्या है कि विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं में सहमति होने का अर्थ ही है कि इसमें समायोजन का सिद्धांत निहित है। अब पहले आप समझो कि सहमति क्या होता है। सहमति वही होता है ना, एक बोल सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, 4 लोग आपस में बात करें किसी टॉपिक के ऊपर और जब उस पर निष्कर्ष निकलता है तो उसमें उन चारों का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है, चारों का निर्णय, उसमें चारों की सहमति जरूर होती है, तभी उस चीज़ को अप्रूव्ड हम लोग बोल सकते हैं कि किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से जब किसी चीज़ पे सहमति हो जाती है, समितियों के थ्रू उसमें सहमति आ जाती है कि हाँ भाई इस तरह से संविधान का निर्माण करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें सहमति होने के साथ साथ वहाँ पे कोऑर्डिनेशन या एडजस्टमेंट की थ्योरी भी आ जाती है, जिसे हम समायोजन का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसमें क्या हुआ, अनेक सिद्धांतों और व्यवस्थाओं के बीच में समायोजन किया गया। तो ये भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है कि ये समायोजन किन किन सिद्धांतों या किन किन सिस्टम के बीच में हुआ है। किस तरह से हम बोल सकते हैं कि संविधान के निर्माण में समायोजन की थ्योरी को यूज़ किया गया है और किस नज़रिए से हम इस समायोजन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें ग्रेनविल ऑस्टिन के इस प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा। क्लियर है? चलिए, क्या होता है समायोजन का सिद्धांत, तो ये हम समझ गए कि जब सहमति बनेगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोगों में उस चीज़ को अपनाने के लिए एडजस्टमेंट की थ्योरी भी आ जाती है और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाता है समायोजन का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की थ्योरी आती है कि 2 अलग अलग विचारधारा वाले होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक थ्योरी ए है, थ्योरी बी है, तो इन दोनों के बीच में एक थ्योरी सी आ जाता है जो दोनों को कहीं ना कहीं लिए हुए रहता है, दोनों की क्वालिटीज को लिया रहता है। तो यही होता है समायोजन का सिद्धांत। तो आइए समझते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। देखिए, सबसे पहला है कि क्या हुआ, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच में समन्वय किया गया है हमारे संविधान में। यानी कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है और जो हमारा यूनिटरी सिस्टम है, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो इसके बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया गया है संविधान निर्माण के लिए, तो उसी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम क्या होता है। तो यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो राज्य शक्ति है, जो राज्य के लिए जो शक्ति
दी गई है, देश के लिए जो शक्ति दी जाती है, उसमें क्या होता है, उस शक्ति को एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाता है, एक ही जगह पे केंद्रीकृत कर दिया जाता है। तो वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। यानी कि क्या होगा कि जहाँ पे शासन व्यवस्था होती है वो पूरी तरह से उस देश में एक ही जगह पे केंद्रित हो जाती है। तो ये हो जाएगा एकात्मक व्यवस्था। जबकि संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, जो राज्य शक्ति होती है वो एक जगह केंद्रित नहीं होके विभिन्न इकाइयों में बांट दी जाती है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे शासन व्यवस्था अगर होगा तो वो केवल एक ही जगह पे केंद्रीकृत नहीं होगी, विभिन्न इकाइयों यानी कि प्रांतीय सरकारों में उस शक्ति को, उस जो शासन व्यवस्था की शक्ति है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि संघात्मक व्यवस्था में जो राज्य होंगे, जो प्रांत होंगे, वो हर चीज के लिए उस केंद्रीय सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे शक्तियों का बंटवारा दो आधार पर कर दिया जाता है। एक होता है केंद्रीय सरकार और एक होता है राज्य सरकार। तो संघात्मक सरकार के सबसे बड़ा क्वालिटी यही है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा होता है। क्लियर है? जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकार को हर चीज के लिए उस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उसकी अपनी कुछ भी उसको अधिकार नहीं दिए जाते हैं प्रांतीय सरकारों को। ओके, तो अगर देखा जाए तो भारत में क्या हुआ, कहीं ना कहीं संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच में समन्वय किया, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जैसे जैसे कि हमारे देश में केंद्रीय शासन व्यवस्था भी है और राज्य सरकार व्यवस्था भी है, तो दोनों को यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है। दूसरा है अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना और मूलतः संसदीय व्यवस्था को स्वीकारना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे फिर से आ गया, दो व्यवस्था आ गई है। ठीक है, एक आ गया आपका अध्यक्षीय यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंशियली सिस्टम, और दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में इन दोनों को लेते हुए लास्ट में संसदीय व्यवस्था को स्वीकारा गया। अब मैं डील कर देती हूँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है और संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का यूज किया जाता है। यानी कि शासन में जो शासन की प्रणाली होती है, जैसे कि कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो यहाँ पे तीनों जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सब अपना अपना कार्य करती हैं। ठीक है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी यूज होती है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में कोई भी सेपरेशन नहीं दिखता है, यहाँ पे कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है और कहीं ना कहीं कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी इस व्यवस्था को अपनाया गया है। तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते हुए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हुए संसदीय व्यवस्था को अपना लिया है। क्लियर है? तीसरा, गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाते हुए भी भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना। कहने का मतलब है कि इंडिया क्या है ना, इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। हम लोग बोलते हैं कि भारत जो है एक रिपब्लिक कंट्री है, यहाँ पे रिपब्लिकन सिस्टम को अपनाया गया है। हम देश की जो भारत है गणतंत्र हो चुका है कहते हैं ना, तो यहाँ पे गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनाते हुए भी राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत है, यानी कि जो कॉमनवेल्थ है उसका मेंबर भारत अपने आप को आज भी बनाए रखा है। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन हो गया। नेक्स्ट है केंद्रीकृत शासन और पंचायती व्यवस्था के बीच में समन्वय। देखिए, केंद्रीकृत शासन का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीकृत हो जाए, सेंट्रलाइज्ड हो जाए, एक ही जगह पे सभी कुछ शासन व्यवस्था, रूल्स रेगुलेशन जो है सभी कुछ एक ही जगह पे एक ही सिस्टम में रहेगा, वहीं से कंट्रोल होगा, वो होता है केंद्रीकृत। और दूसरा होता है विकेंद्रीकरण, यानी कि वहां पे शासन व्यवस्था है या फिर जो शासन व्यवस्था की जो शक्तियां हैं, राज्य शक्ति है, वो एक जगह केंद्रित नहीं होके विभिन्न इकाइयों के बीच में वहां पे बांट दी जाती है, विकेंद्रीकृत कर दी जाती है, तो वह होता है विकेंद्रीकरण। तो हालांकि हमारे देश में दोनों चीजों को अपनाया हुआ है। पंचायती जो राज्य व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से देश में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को भी अपनाए हुए हैं और पंचायती राज व्यवस्था को भी, उनको भी अपना अधिकार दिया गया है। वो अपने जो गांव है उसमें अपना निर्णय ले सकते हैं, अपने सदस्यों का जो मेंबर्स होते हैं उसका चुनाव कर सकते हैं, इलेक्शन कर सकते हैं। तो हालांकि दोनों चीजों को भारत में केंद्रीकरण हो चाहे विकेंद्रीकरण हो, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, ऐसा मानना है ग्रेनविल ऑस्टिन का। क्लियर है?
नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच में समन्वय, ठीक है, या दोनों के बीच में संबंध हम लोग बोल सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर आप मेरी वीडियोस को आगे भी देखोगे तो मैं इस पर डेफिनेटली अलग से वीडियो बनाने ही वाली हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है हमारे, सॉरी फंडामेंटल राइट्स क्या है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। तो बहुत ही लेंदी चैप्टर है ये, तो मैं आगे बताऊंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा दोनों के बारे में बता देती हूँ कि जो मौलिक अधिकार होता है ये वे अधिकार होते हैं जो नागरिक को, जो उस देश में निवास कर रहे हैं उन नागरिकों को मूल रूप से प्राप्त होते हैं, जो उन्हें जीवन जीने की, स्वतंत्रता की और संपूर्ण उनके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो होता है वो अधिकार दिया जाता है, जिसमें उस राज्य का, जिस देश में वो रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, वहाँ के जिस राज्य में रह रहे हैं, उस राज्य के जो लोग, जो राज्य है वो उसमें उन नागरिकों के अधिकार पे कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और जो न्यायपालिका है, वो जो जुडिशियरी सिस्टम है हमारी, वो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप करने पर संरक्षण भी प्रदान करती है। तो ये हो जाते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान में दिया गया है नागरिकों को। और ये समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक जो बोलते हैं ना उपचारों का अधिकार, तो इस तरह से ये सब बांटा गया है। तो बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ाऊंगी आगे, अभी बस इतना ही जान लो। और दूसरा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये हालांकि नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं, बल्कि ये उस जो व्यवस्थापिका है या जो कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, ये उनके लिए एक निर्देश होते हैं। निर्देशक का मतलब होता है कि किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो ये नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि उस राज्य पे जो शासन करेगा, अधिकारी होगा शासन का, उसी व्यक्ति को दिया जाता है ये अधिकार कि वो इन सभी चीज़ों को, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको अपनाते हुए उस राज्य के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको अच्छे से उनके अधिकारों की रक्षा करे और शासन पे अपना मनमानी अधिकार ना करे, ठीक है, निर्देशों की अनदेखी ना करे और किसी भी तरह से उस पर छूट ना दे, इनकी उपेक्षा ना करे और व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन ना करे। तो कहीं ना कहीं ये जो दो चीज़ हैं आपस में एक दूसरे के विरुद्ध है, क्योंकि ये नागरिक के लिए है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये नागरिक के लिए नहीं, बल्कि उस राज्य में शासन करने वाला जो शासन का अधिकारी है उसके लिए। तो हालांकि कई बार ऐसे केस भी हुए हैं जब मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच में हुआ है, कई केस आए हैं। तो इसमें कई बार हुआ कि मौलिक अधिकार का हनन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत करती है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत से ऊपर है, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो निर्देशक सिद्धांत है वो मौलिक अधिकार से नीचे है। तो इस तरह के केसेस भी बने हैं हमारे इंडिया में, बट यहाँ पे हम लोग को उतना नहीं जानना है, इन डेप्थ में आगे पढ़ाऊंगी। अभी आप इतना ही समझिए कि किस तरह से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। तो यही है समायोजन का सिद्धांत अकॉर्डिंग टू ग्रेनविल ऑस्टिन। क्लियर हो रही हैं बातें? तो ये ऐसा क्वेश्चंस आपके एकेडमिक लेवल पे नहीं आता है, बट अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनता है। तो आप समझ लो यहाँ से कि किस तरह से ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ है, जो प्रोसेस हुआ है, उसमें दो तरीके से हुआ है, एक है सहमति से निर्णय और एक है समायोजन का सिद्धांत। तो ये मेरा लेक्चर आज का खत्म हो गया। आई होप आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो चलिए अपने लेसन के एंड पे आ जाते हैं। अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आज का आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है और ऐसा आपको बुक्स में या हर जगह नहीं मिलेगा। और अगर होता भी है तो लैंग्वेज काफ़ी टफ होता है, जो इतनी ईजी वे में नहीं समझ में आएगा जैसा मैंने समझाया है। तो मेरे चैनल का नाम पॉलिटिकल एटलस है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको सबसे पहला मेरा वीडियो मिल सके जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ। तो आगे ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।